बीजेपी लगभग 44 साल की हो गई है। 6 अप्रैल 1980 को जब ये पौधा रोपा गया था तो लगा नहीं था कि अपने शुरुआती स्वरूप जनसंघ से भी कई गुना बड़ा ये पेड़ बन जाएगा। इतना बड़ा कि बाकी सभी पेड़ इसके आगे बौने लगने लगेंगे। 2 सांसदों की पार्टी से लेकर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने तक की इस यात्रा में बीजेपी ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। कई बार पार्टी बनी, कई बार बिगड़ी और कई बार ऐसी सिचुएशन भी आई जब लगा कि बीजेपी लगभग खत्म होने वाली है, लेकिन यह हमेशा अपने आदर्शों विचारों पर टिकी रही और आज यह विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। इस वीडियो में हम बीजेपी की पूरी यात्रा को समझेंगे। कैसे बीजेपी ने इतनी बड़ी यात्रा तय की, क्या उसका इतिहास रहा और किन किन कठिनाइयों का सामना करते हुए आज यह भारत की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बीजेपी के नेता हमेशा कहते हैं कि वह संघ परिवार का हिस्सा है, लेकिन कैसे हैं यह आम आदमी को पता नहीं होता। उनका संघ यानी आरएसएस से जुड़ाव किस तरह से होता है, इसके बारे में कभी कोई खुलासा नहीं किया जाता। आरएसएस से जुड़े सभी संगठनों में संगठन मंत्री नाम का पद बड़ा महत्वपूर्ण होता है, जो प्रचारकों और विस्तारकों को मिलता है। ये वो लोग होते हैं जो सारी जिंदगी बिना शादी किए या कुछ साल के लिए घर छोड़कर केवल संघ या उससे जुड़े संगठनों के विस्तार और प्रचार के लिए काम करते हैं। मीडिया में अक्सर कहा जाता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई की तरह बीजेपी का छात्र संगठन है, जो तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल गलत है। एबीवीपी को संघ ने तब खड़ा किया था जब ना तो जनसंघ बना था और ना ही बीजेपी। 1949 में इस संगठन की नींव पड़ी थी और आज बीजेपी में सबसे टॉप के नेता इसी संगठन ने दिए हैं। आमतौर पर संघ के कई संगठन जैसे विश्व हिंदू परिषद, एबीवीपी, किसान संघ, मजदूर संघ, बजरंग दल आदि बीजेपी के मुद्दों को समर्थन भी करते हैं और मौके बेमौके पर उनका विरोध भी करते हैं। इस संघ का इरादा अपनी कोई राजनीतिक इकाई खोलने का कभी था ही नहीं। सावरकर की हिंदू महासभा से भी संघ का कोई आधिकारिक जुड़ाव नहीं था। 1925 में शुरू हुए आरएसएस ने एबीवीपी जैसे तमाम संगठन 1950 तक खड़े कर दिए थे, लेकिन राजनीतिक पार्टी को लेकर कभी आम सहमति नहीं बना पाई। ऐसे में महात्मा गांधी की हत्या ने काफी कुछ बदल दिया था। हिंदू महासभा से वीर सावरकर जुड़े हुए थे। उनसे नाथूराम गोडसे के रिश्तों को लेकर उन पर गांधी हत्या का केस चलाया गया। संघ को भी बैन कर दिया गया। बाद में सावरकर भी बरी हो गए और संघ पर से भी बैन हट गया। लेकिन इन 3-4 सालों में संघ के कार्यकर्ताओं को पुलिस और जांच एजेंसियों ने इतना परेशान किया कि उनको लगने लगा कि राजनीतिक पार्टी हो ना हो, लेकिन कोई संगठन राजनीति में जरूर होना चाहिए जो संघ के प्रति मित्र भाव रखता हो। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने गांधी हत्या के बाद हिंदू महासभा से इस्तीफा दिया तो उन्होंने संघ के सहयोग से बीजेएस यानी भारतीय जनसंघ की स्थापना की। 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी। कश्मीर में घुसने के लिए भारतीयों को पहले परमिट लेना पड़ता था। मुखर्जी ने जमकर इसका विरोध किया और नारा दिया कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। और इन आंदोलनों में भाग लेते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कश्मीर की जेल में डाल दिया गया और वहां रहस्यमयी तरीके से उनकी मौत हो गई। 1966 में बलराज मधोक ने इसे संभाला और 1967 में इस संघ के अध्यक्ष बने दीनदयाल उपाध्याय। इसके बाद अगले 4 साल यानी कि 1972 तक अटल बिहारी वाजपेयी इसके अध्यक्ष रहे और 1977 तक इसके अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी रहे। इंदिरा गांधी के षड्यंत्रों के चलते जब संघ को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया और उसके सभी नेताओं को बिखेर दिया गया और जो नेता उसूलों के पक्के थे उन्हें भी इधर उधर करके अपनी पार्टी में शामिल कर लिया गया और इस तरह से पूरी पार्टी बिखर गई। पहली बार जनसंघ की तरफ से आडवाणी जनता पार्टी सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री रहे थे और अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बना दिए गए और तब यह संघ पूरी तरह से बिखर गया। अटल बिहारी वाजपेयी का संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में दिया गया भाषण काफी चर्चा में रहा था। जनता पार्टी के संघी नेताओं को लगा कि अब एक नए प्लेटफॉर्म की जरूरत है। योजना बनी और 6 अप्रैल 1980 के दिन बम्बई में एक नई राजनीतिक पार्टी की स्थापना हुई। नाम रखा गया भारतीय जनता पार्टी। एक तरह से जनता पार्टी की यादों को जनता के मन से धूमिल नहीं होने देना चाहते थे लोग, इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी ने यह नाम चुना था।
बीजेपी से पहले जनसंघ ने पहला बड़ा अभियान कश्मीर को लेकर 1953 में चलाया था। वह बाकी राज्यों की तर्ज पर ही बिना किसी स्पेशल स्टेटस के कश्मीर को भारत में मिलाने के पक्षधर थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ संघ की तरफ से मदद के लिए उत्तर प्रदेश के उनके प्रचारक दीनदयाल उपाध्याय को लगाया गया था। पहले वो यूपी के संगठन मंत्री थे, फिर पूरे देश का संगठन का काम उन्हें दे दिया गया। बीजेपी में उपाध्याय का एक ऐसा योगदान रहा जिसे आज भी बीजेपी भूलती नहीं है और हमेशा उन्हें बीजेपी के एक बड़े नेता के रूप में याद किया जाता है। 1980 में 6 अप्रैल को जब नई पार्टी बीजेपी के तौर पर अस्तित्व में आई तो इस बार पिछली कुछ गलतियों से सबक लिया गया। हिंदू राष्ट्रवाद तो था ही, लेकिन गांधीवादी समाजवाद को भी अपना लिया गया और वाजपेयी का नरम और स्वीकार चेहरा सामने रखा गया। ये एक ऐसा समय था जब बीजेपी को लोग पसंद करने लगे थे और उनके मुद्दों को भी काफ़ी सराहा जाने लगा था। पूरे देश में बीजेपी की एक लहर सी दौड़ने लगी थी और तभी एक घटना ने बीजेपी की पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या ने बीजेपी के समर्थन में बने माहौल को पूरी तरह से खराब कर दिया और इंदिरा गांधी के पक्ष में उठी बड़ी सहानुभूति की लहर के चलते राजीव गांधी ने 400 से भी ज्यादा सीटें जीतकर वह प्रधानमंत्री बन गए। बीजेपी के हिस्से में केवल 2 सीटें आईं और उस समय बीजेपी के हिस्से में 2 सीटें आने का सिर्फ एक ही कारण था कि राजीव गांधी ने इमोशनल तरीके से वोटें मांगी थी। उन्होंने भारत जनता को इंदिरा गांधी की मौत पर इमोशनल किया और उस तरह से सहानुभूति मांगी कि पूरे देश का दिल पिघल गया और उन्होंने आंख बंद करके राजीव गांधी को पीएम बना दिया और इस तरह से बीजेपी 2 ही सीटों में सिमट कर रह गई। और यह बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि पिछली बार वो इतनी सीटें जीतने के बाद इस बार वो केवल 2 ही सीटें ला पाई थी। बीजेपी के सभी दिग्गज नेता हार गए और ऐसे में बीजेपी ने अपने रुख में एक बड़ा परिवर्तन करने का सोचा। 1980 से 6 साल तक अटल बिहारी वाजपेयी अध्यक्ष रहे और इसके बाद उन्हें हटाकर लाल कृष्ण आडवाणी को सामने लाया गया। वो वाजपेयी की तरह से सरल स्वभाव के तो नहीं थे, लेकिन संघ को उनका कड़ा रुख और स्पष्टवादिता पसंद थी। अगले 3 साल में आडवाणी ने बीजेपी को एक गुस्सैल और आंदोलनकारी पार्टी में बदल दिया। नतीजा यह रहा कि 1989 में बीजेपी की 85 सीटें आईं और यह इस पार्टी के लिए एक बड़ी सफलता थी। विश्व हिंदू परिषद के आंदोलन के बाद आडवाणी की अगुवाई में बीजेपी ने भी राम मंदिर को अपने एजेंडे में शामिल कर लिया और इसके बाद राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के लिए सबसे अहम बन गया। 1988 में बीपी सिंह ने जिस जनता दल को खड़ा किया था उसने 1989 में बीजेपी और लेफ्ट पार्टियों के बाहरी सहयोग से कई पार्टियों वाली एक खिचड़ी सरकार बना दी। बीजेपी के इतिहास में यह सबसे दिलचस्प मोड़ था कि उसने भी एक ऐसी सरकार का सहयोग किया जिसे लेफ्ट पार्टियां भी बाहर से ही समर्थन दे रही थीं। यह सब एक साथ आए तो केवल कांग्रेस विरोध के नाम पर, और यह एक ऐसा समय था जब पूरी पार्टियों ने मिलकर कांग्रेस का विरोध करना शुरू कर दिया था। जैसा कि आज के समय पर पूरी पार्टियां मिलकर मोदी को हराने के पीछे पड़ी हैं, उस समय पर भी ऐसा था जब पूरी पार्टियां मिलकर कांग्रेस को हराने के पीछे पड़ गई थीं। उनका देश के विकास से और देश के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं था। उनका सिर्फ एक ही मुद्दा था कि किसी तरह से कांग्रेस को हराया जाए और इसके लिए देश की सभी पार्टियां एक साथ हो गईं और उन्होंने गठबंधन बना लिया। लाल कृष्ण आडवाणी ये समझ चुके थे कि दूसरी बार किसी भी तरह से कांग्रेस की सरकार केंद्र में नहीं बननी चाहिए और अगर ऐसा हो गया तो जनता ये समझ जाएगी कि कांग्रेस अब पहले जैसी अजय पार्टी नहीं रही और वो कमजोर हो चुकी है। इसके लिए उन्होंने अपने आंदोलनों को और भी तेज कर दिया। बीजेपी ने आरक्षण के समर्थन और विरोध से हटकर एक नया मुद्दा सामने लाया। बीजेपी ने राम मंदिर के लिए कार सेवा और आडवाणी की रथ यात्रा का ऐलान किया। उन्होंने राम मंदिर को इसलिए मुद्दा बनाया ताकि लोग आरक्षण के मुद्दे से भटक सकें। अगर वो ऐसा नहीं करते तो बीजेपी को समर्थन देने वाला युवा आरक्षण के समर्थन या विरोध में आपस में ही बट जाता। लालू ने आडवाणी को गिरफ्तार करवा दिया और बीजेपी ने बीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। बीजेपी की भी 4 सरकारों को गिरा दिया गया। दंगों के चलते बीजेपी को काफ़ी पार्टियों ने निशाने पर लिया। हालांकि बीजेपी बढ़ती रही। 1991 में 120 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती, 1996 में 161 सीटें जीती और पहली बार भारतीय संसद में वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने भी उन्हें बुलाया और सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार बनाई,
लेकिन वो बहुमत नहीं जुटा पाए और 13 दिन के बाद ही सरकार गिर गई। संयुक्त मोर्चा की 2 सरकारों के बाद चुनाव के लिए एनडीए बनाया गया। शिवसेना, समता पार्टी, बीजू जनता दल, अकाली दल और एआईएमडीके से समझौता किया गया और इस बार बीजेपी को 182 सीटें मिली और अटल बिहारी वाजपेयी को दूसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन 13 महीने बाद जयललिता ने अपना समर्थन वापस ले लिया और 1 वोट से बीजेपी की सरकार फिर से गिर गई। और यही वो समय था जिसे आज भी भारतीय जनता पार्टी याद रखती है। जब 1 सीट के न होने से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी तो उन्होंने रोते हुए संसद में यह ऐलान किया था कि आज सिर्फ 1 वोट से हमारी सरकार गिरी है। एक समय ऐसा आएगा जब कांग्रेस का अस्तित्व भारत से खत्म हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का परचम ही पूरे देश में लहराएगा। उस समय देश में केवल एक ही पार्टी रहेगी और वह भारतीय जनता पार्टी होगी। इस 13 महीने की सरकार में भी अटल बिहारी वाजपेयी ने इतिहास रचा। 24 साल बाद उन्होंने परमाणु बम का निरीक्षण कर दिया। पहली बार भारत परमाणु शक्ति संपन्न देशों में शामिल हो गया। रूस और फ्रांस ने इसका समर्थन किया, लेकिन अमेरिका ने इस पर प्रतिबंध लगा दिए। पाकिस्तान ने भी जवाबी धमाके किए। अटल बिहारी वाजपेयी की छवि और भी मजबूत हो गई और अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर बस यात्रा के जरिए पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की कूटनीति को भी अंजाम दिया और इतिहास में अपनी जगह को और भी मजबूत कर लिया। और देखते ही देखते वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए और उन्हें हर कोई सलाम करने लगा। और यह वही समय था जब पाकिस्तान ने धोखे से कारगिल को जीत लिया था। वाजपेयी को फिर से मौका मिला और पाकिस्तान को उन्होंने सबक सिखाया और कब्जे वाले सारे स्थान वापस ले लिए। और इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी सबसे सफल प्रधानमंत्री कहलाने लगे। कारगिल विजय ने भारतीय जनता के दिलों में अटल बिहारी वाजपेयी के लिए इज्जत बढ़ा दी थी। 1999 के चुनाव में उन्हें एक बार फिर से सफलता मिली और जयललिता से मुक्ति भी मिली और 5 साल तक सरकार चलाने का मौका भी मिला। और इस बार उन्होंने अपनी सरकार को पूरे सही ढंग से पूरे 5 साल चलाया। उनके कार्यकाल में कुछ ऐसे काम भी हुए जो कि विरोधी पार्टियों के लिए हमेशा मुद्दे बने रहे, जैसे प्लेन हाईजैक के बाद मसूद अजहर को छोड़ना। संसद अटैक के लिए भी विपक्ष ने उन्हें निशाना बनाया। तो वहीं पूरे भारत को हाईवे से जोड़ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की कामयाबी और 22 साल बाद किसी अमेरिका राष्ट्रपति की भारत यात्रा जैसे मुद्दे के चलते वाजपेयी के कार्यकाल भी चर्चा में रहा। वाजपेयी जी के समय में ही और गोधरा कांड जैसे दंगों के कारण ही यह माना गया कि भाजपा की सरकार गिरी है और यह सरकार दोबारा नहीं आएगी। लेकिन अगर इसे दूसरे तरीके से देखा जाए तो यही एक ऐसा कारण भी रहा जिसके बाद जो भाजपा को मजबूती मिली वो आज भी कायम है। और इसी गोधरा कांड ने बीजेपी को एक ऐसा मजबूत नेता दिया जो आज देश दुनिया में छा रहा है और वह नेता है नरेंद्र मोदी। 2004 में बीजेपी कुल 138 सीटों पर ही सिमट कर रह गई और फिर आडवाणी की अगुवाई में 2009 में चुनाव लड़ने पर उनकी सीटें 116 पर आ गईं। और इस तरह संघ को लगने लगा कि अब बीजेपी का अस्तित्व दोबारा से खत्म होने वाला है। संघ को फिर एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत महसूस होने लगी और अटल आडवाणी के बाद आडवाणी प्रमोद का युग भी खत्म हो चला था। इस तरह अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी भी अब हार चुके थे। उन्होंने भी यह सोच लिया था कि अब सरकार को एक नए चेहरे की जरूरत है और जिस नए चेहरे की बीजेपी को तलाश थी वो चेहरा आया नरेंद्र मोदी का। संघ ने मोदी को सामने किया और एक तरफ से निर्विवाद चेहरे के तौर पर मोदी के गुरु लाल कृष्ण आडवाणी के अलावा बाकी सब ने संघ की इस पसंद को स्वीकार भी किया और मोदी को जनता का प्रमुख बनाए जाने का समर्थन किया। और मोदी ने 283 सीटों के साथ प्रचंड जीत से इतिहास रच दिया। अकेले दम पर उन्होंने भाजपा की सरकार बनाई और बाद में आडवाणी भी मान गए। इस तरह मोदी एक सफल प्रधानमंत्री बने। मोदी के करीबी अमित शाह को भी बीजेपी के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। प्राइमरी मेंबरशिप के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाने के लिए 21 राज्यों तक बीजेपी की सत्ता पहुंचाने के लिए सहयोगियों को ब्लैकमेलिंग से रोकने के लिए एक आलीशान नया पार्टी हेडक्वार्टर बनाने के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद 370 का हटना एक और इतिहास बन गया। कई पीढ़ियों ने भी यह मान लिया था कि यह कभी मुमकिन नहीं है। उसी तरह से राम मंदिर का निर्माण का मार्ग भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रशस्त किया। तो विपक्ष भी वो नारा भूल गया कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर भी बना और तारीख भी बताई गई
और आज 370 का हटना और राम मंदिर का बनना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी सफलता हुई। जनसंघ का चुनाव चिन्ह दीपक था, लेकिन बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल के फूल को चुना गया। कमल का फूल देवी सरस्वती का प्रतिनिधित्व करता है, जो शिक्षा और संगीत की देवी है। तो एक तरह से यह भारतीयता को भी दर्शाता है। चूंकि बीजेपी 1980 में बनी थी और जनसंघ 1951 में बना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में बना। संघ का आरोप रहा कि कांग्रेस सरकार के चलते इतिहास गलत ढंग से लिखा गया। यहाँ तक 2 बार काला पानी की सजा पाने वाले सावरकर के साथ भी अन्याय हुआ। ऐसे में बीजेपी ने उन महापुरुषों को भी अपने प्रेरणा पुरुषों की सूची में रखा, जिनको कांग्रेस ने तवज्जो नहीं दिया और जिनको नेहरू परिवार से मतभेद के चलते कांग्रेस ने जिन्हें नकार दिया। तो कुछ लोग बीजेपी के हिंदुत्व आइकन भी रहे। इन महापुरुषों में स्वामी विवेकानंद से लेकर सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंबेडकर जैसे तमाम लोग हैं। यहाँ तक जब पीएम मोदी भाषण देते हैं तो वह शास्त्री जी, कामराज, सीताराम केसरी आदि के साथ भी कांग्रेस के उपेक्षापूर्ण व्यवहार को लेकर ताना मारने से पीछे नहीं हटते, जबकि कांग्रेस महापुरुषों की चोरी का आरोप हमेशा से बीजेपी पर लगाती आई है। बीजेपी ने हमेशा से हिंदुत्व को अपना मुद्दा बनाया और यही एक बड़ा मुद्दा था जिसके दम पर बीजेपी आज पूरे देश में अपना परचम लहरा चुकी है। उनके जो आदर्श हैं उनमें एक बड़ी संख्या संघ के उन प्रचारकों की है जिन्होंने शादी न करके, घर बार छोड़ के, कांग्रेस के विरोध का सामना करके और दुर्गम इलाकों और विपरीत परिस्थितियों में संघ या बीजेपी के काम को बढ़ाकर नींव के पत्थर की तरह काम किया है। उनका जिक्र इतिहास में नहीं मिलता, लेकिन उनको श्रेय देना भी जरूरी है। इसलिए दीनदयाल उपाध्याय, हेडगेवार जी, गुरु गोलवलकर, भाऊ साहब देवरस, रज्जू भैया जैसे सैकड़ों लोगों से जुड़े कार्यक्रमों को भी बीजेपी कभी पीछे नहीं छोड़ती। बीजेपी में बाकी पार्टियों के मुकाबले मौका मिलने के ज़्यादा अवसर नहीं हैं। गडकरी, राजनाथ, वेंकैया जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर रहने वाले नेता हों या फिर मोदी, योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, विप्लव त्रिवेंद्र सिंह रावत, मनोहर लाल खट्टर, फडणवीस, प्रमोद सावंत, पुष्कर सिंह धामी जैसे मुख्यमंत्री, कोई राजनीतिक खानदान की सीढ़ियां चढ़कर इस पद पर नहीं पहुंचा है। सभी किसी न किसी रूप से संघ से जुड़े हुए लोग ही रहे हैं। बीजेपी में बगावत के आसार बहुत ही कम रहते हैं, क्योंकि बीजेपी संघ के आदर्शों पर काम करती है और जो भी तय होता है वह संघ ही तय करता है। इस तरह बीजेपी की पूरी रूपरेखा संघ में तय की जाती है और बीजेपी के जो मुद्दे हैं वो हमेशा से देश हित में और देश से जुड़े हुए होते हैं। यही कारण है कि आज लोग हिंदुत्व को समझ रहे हैं और इसी को मुद्दा बनाकर बीजेपी पूरे देश पर राज कर रही है।